आज की क्लास हम शुरू करने जा रहे हैं अपना टीचिंग एप्टीट्यूड का एक नया शीर्षक जिसका नाम है शिक्षण सहायक सामग्री। तो इसके बारे में जान लेते हैं कि शिक्षक द्वारा पाठ्य पुस्तक के अध्यापन के दौरान जिन वस्तुओं अथवा सेवाओं को प्रयोग में लाया जाता है उन्हें शिक्षण सहायक सामग्री कहा जाता है। अब देखिए यहाँ पे कहा क्या गया है कि जब शिक्षक जो है जब शिक्षार्थियों को ज्ञान देता है तो उसमें क्या है, पाठ्य पुस्तक किसका प्रयोग करता है, किताब का प्रयोग करता है, लेकिन उसके साथ साथ जिन वस्तुओं सेवाओं जिन पद्धतियों जिन उपकरणों का प्रयोग किसमें करता है, अपनी शिक्षण प्रक्रिया में करता है और बच्चों को क्या है वो ज्ञान प्रदान करता है, तो वो क्या कहलाती हैं, शिक्षण की सहायक सामग्री कहलाती हैं। क्योंकि क्या है, ये शिक्षण में अपनी क्या है सहायता प्रदान कर रही हैं, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री। जो शिक्षण प्रक्रिया में अपनी सहायता प्रदान करे वो क्या कहलाएंगे, हमारी शिक्षण सहायक सामग्री कहलाएंगे। अब देखिए शिक्षण सहायक सामग्री को परंपरागत रूप से 3 भागों में विभाजित किया गया है। जो शिक्षण सहायक सामग्री है उसे 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला आपका आता है श्रव्य साधन, दूसरा आपका आता है दृश्य साधन और तीसरा आपका आता है श्रव्य दृश्य साधन। देखिए श्रव्य का अर्थ क्या है, सुनने का, जो सुनकर चीजें सीखी जाती हैं उसे कहते हैं श्रव्य साधन। दृश्य साधन देख कर चीजें सीखी जा रही हूँ, और श्रव्य दृश्य दोनों, यानी कि जहाँ श्रव्य और दृश्य देखकर सुनकर दोनों चीजों का उपयोग करके क्या है शिक्षार्थी को ज्ञान दिया जा रहा हो उसे क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य साधन या शिक्षण सहायक सामग्री कहते हैं। तो इन तीनों रूपों में कैसे जो शिक्षक है वो शिक्षार्थी को ज्ञान देते हैं तो उसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। तो पहला आता है हमारा श्रव्य साधन। अब देखिए जो श्रव्य साधन है उसके अंतर्गत कौन कौन से उपकरण आते हैं, है ना, तो उनके विषय में भी क्या हम यहाँ पर संक्षेप में चर्चा करें। ठीक है, तो देखिए पहले हम देख लेते हैं अपने श्रव्य साधन को। तो इस श्रेणी में ऐसी सहायक सामग्री को रखा जाता है जिनके द्वारा सुनकर ज्ञान प्राप्त किया जाता है। जैसे शब्द से स्पष्ट है, श्रव्य यानी कि सुनना, तो सुनकर जिससे ज्ञान प्राप्त किया जा रहा है उसे क्या कहते हैं, श्रव्य साधन कहते हैं। उदाहरण के लिए देख लें तो फोनोग्राफ, रिकॉर्ड, ठीक है, रेडियो प्रसारण आदि, ये क्या है, इसके उदाहरण हैं। तो अब इनके उदाहरणों पर भी चर्चा कर लेते हैं। तो पहला बिंदु देखिए हमारा कौन सा आ रहा है, रेडियो। तो रेडियो शिक्षा प्राप्ति का एक महत्वपूर्ण अंग है। हालांकि वर्तमान समय में नवीन उपकरणों के अधिक उपयोग से इसमें कमी अवश्य देखी गई है। देखिए इसमें कहा क्या जा रहा है कि आज के समय में भले ही रेडियो का उपयोग कम हो गया हो, है ना, लेकिन अगर हम पहले के समय में देखें जब टीवी वगैरह नहीं हुआ करती थी तो किसका महत्व था, रेडियो का। ठीक है, तो रेडियो का क्या महत्व था, तो देश में क्या चल रहा है, क्या राजनीतिक गतिविधियां हो रही हैं, क्या मानसूनी गतिविधियां हो रही हैं, है ना, क्या अपराध हो रहे हैं, तो उन सभी की जो चर्चा है, जो जानकारी है वो देशवासियों को और जो विद्यार्थी थे उनको किसके माध्यम से मिलती थी, रेडियो के माध्यम से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें क्या कहा गया है कि भारत में वर्ष 1936 में सर्वप्रथम आकाशवाणी से समाचार बुलेटिन का प्रसारण हुआ। वर्ष 1957 में विविध भारती की शुरुआत हुई थी। तो रेडियो के अंतर्गत इन बिंदुओं के बारे में बताया गया है। अब चलते हैं अपने टैप रिकॉर्डर। तो देखिए इसमें क्या कहा गया है, इसके माध्यम से विषय वस्तु को विद्यार्थी की आवश्यकता अनुसार प्रस्तुत किया जाता है। यह निदानात्मक और उपचारात्मक दोनों ही शिक्षण विधियों में प्रयुक्त होता है। अब देखिए जो टैप रिकॉर्डर है इसका प्रयोग कब किया जाता है, बच्चों के कोई समस्या होती है शिक्षार्थी को तो उसके निदान हेतु, जो जब शिक्षक को किसी उपाय की ज़रूरत पड़ती है या किसी टॉपिक से रिलेटेड किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया और उस समय शिक्षक को पता नहीं होता है तो वो क्या है, इस चीज़ का प्रयोग करता है। ठीक है, अब चलते हैं ग्रामोफोन। तो ग्रामोफोन में क्या कहा गया है, ग्रामोफोन रेडियो की तरह ही शिक्षण का प्राचीन माध्यम है। इसके द्वारा छात्रों के उच्चारण के शुद्धिकरण में सहायता मिलती है। देखिए इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, छात्रों के उच्चारण में शुद्धिकरण का करना, यानी कि शुद्धता लाना, उसमें क्या है अपनी अहम भूमिका निभाता है। ठीक है, अब चलते हैं अपने डिजिटल ऑडियो प्लेयर। तो डिजिटल ऑडियो प्लेयर ये क्या होता है, तो डिजिटल ऑडियो प्लेयर एक इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, जैसे कि नाम से स्पष्ट है। ठीक है, जो उच्च रिजोल्यूशन मीडिया फाइलों को संग्रहित करने और चलाने में क्या है, सक्षम होता है। डिजिटल ऑडियो प्लेयर की सामान्यता MP3 प्लेयर के रूप में भी संग्रहित किया जाता है। इसका उपयोग छात्र किसी विषय विशेष से संदर्भ में एक ही विषय वस्तु को बार बार सुनने और अपनी समझ विकसित करने में कर सकता है। देखिए इसमें बात क्या कही गई है, जो डिजिटल ऑडियो प्लेयर है इसका क्या महत्व है।
देखिए कभी कभी क्या होता है, विद्यार्थी क्या है, जब क्लास चल रही होती है तो कभी कभी ऐसा होता है शिक्षक क्लास लेके चला जाता है और उस विद्यार्थी को उस समय तो चीज़ें याद रहती हैं, लेकिन जैसे ही वो घर पे आता है तो उसको क्या है, वो भूल जाता है। तो जो डिजिटल ऑडियो प्लेयर है, तो इसमें क्या है कि जो विषय वस्तु बताई गई है उसे क्या है, वो बार बार रिपीट करके सुन सकता है ना। तो इसलिए ये क्या अपना महत्व रखता है। अब देखिए चलते अपने दृश्य साधनों की तरफ। तो दृश्य साधन में क्या कहा गया है कि इसमें ऐसी सामग्रियों का उल्लेख किया जाता है जिनको देखकर ज्ञान प्राप्त किया जा सके। जैसे शब्द से स्पष्ट है, दृश्य यानी कि देखना, ठीक है। अब उदाहरण में देख लें तो दृश्य साधन में कौन कौन आते हैं, तो आपके प्रोजेक्टर है, फिल्म स्ट्रिप है, परिचित्र है, मानचित्र है, श्याम पट्ट है, चौक बोर्ड है, फोटोग्राफ, यानी कि देखकर चीजें सीखना है ना, जिसमें हम देख रहे हैं तो वो क्या होगा, हमारे दृश्य साधन कहलाएंगे। तो पहला बिंदु हम देख लेते हैं, तो रेखा चित्र अथवा चार्ट। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या बातें कही गई हैं कि किसी वस्तु के प्रतिमान की अनुपलब्धता में रेखा चित्र, ग्राफ इत्यादि शिक्षण के लिए उपयोगी सामग्री के रूप में उपयोग किए जाते हैं। रेखा चित्र के माध्यम से छात्रों के समक्ष विषय वस्तु को आकर्षक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है। यानी कि इसमें क्या बात कही गई, कभी किसी वस्तु को क्या है अनुपलब्धता होती है उस सामग्री के बारे में, तब क्या हम रेखा चित्र या चार्ट के माध्यम से क्या है उसकी थ्योरी को क्या है बच्चों को सिखाते हैं। ठीक, अब चलते हैं मानचित्र एवं ग्लोब पर। तो इसमें क्या बात कही गई है कि मानचित्र एवं ग्लोब का उपयोग स्थान की भौगोलिक स्थिति, एक स्थान से दूसरे स्थान की दूरी, क्षेत्रफल इत्यादि ज्ञात करने के लिए किया जाता है। मानचित्र विश्व की जलवायु, मौसम व पर्यावरण आदि विषयों को विद्यार्थियों को समझने में सहायक होता है। ठीक है, इसके त्रिआयामी, ये यहाँ पर आएगा, ठीक है, जैसे यहाँ पे एरो बना दिया है, इसके त्रिआयामी लघु रूपांतरित रूप क्या है, ग्लोब है, और इसकी सतह सपाट होती है। और मानचित्र क्या होता है आपका, दो आयामी होता है। ग्राफ के बारे में चर्चा करें तो ग्राफ के माध्यम से सांख्यिकी एवं उसके परिणात्मक संबंधों को दृश्य रूप में प्रस्तुत किया जाता है। यह आंकड़ों का आरेखीय प्रस्तुतिकरण है। जो ग्राफ का प्रयोग है वो किस लिए करते हैं, आंकड़ों या सांख्यिकी को दर्शाने के लिए क्या है, ग्राफ का प्रयोग करते हैं। इसमें सरल रेखा ग्राफ, वृत्त या पाई चार्ट व बार ग्राफ जैसी पद्धतियों का प्रयोग किया जाता है। यानी कि उदाहरण में अगर देख लिया, अगर हमें जनसंख्या के प्रतिशत को दिखाना है, आंकड़ों को दिखाना है, तो किसका प्रयोग करते हैं हम कि इतने वर्ष में जनसंख्या घट रही थी और ये इसका रेशियो था, तो किसके माध्यम से देखेंगे हम, ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, अब पत्र पत्रिकाएं, देखिए इसमें क्या बात कही गई है कि पत्र पत्रिकाएं शिक्षण सामग्री की दृश्य सामग्री हैं। इसके द्वारा पाठ्यक्रम के विषय को उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत कर शिक्षार्थी को बोधगम्य क्षमता के विकास पर बल दिया जाता है। अब देखिए पत्र पत्रिकाएं, अगर साहित्य के बारे में चर्चा करें तो पत्र पत्रिकाओं का अपना अलग महत्व होता है। अब वो आपका साहित्य ही हो, चाहे आपका कोई भी परिप्रेक्ष्य हो, अगर उसमें लिटरेचर आपको देना है तो पत्र पत्रिकाओं को पढ़ना क्या है, आवश्यक होता है, क्योंकि उसमें क्या है कुछ की पॉइंट दिए होते हैं, है ना, इसीलिए इनका महत्व बढ़ जाता है। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, तो यह क्या है कि यह एक कंप्यूटर प्रोग्राम है जो उपयोगकर्ता को किसी विषय वस्तु की प्रस्तुति का समर्थन करने के लिए एक स्लाइड बनाने और दिखाने की अनुमति देता है। यह उपयोगकर्ता को प्रस्तुति को उपयोगी बनाने हेतु पाठ्य सामग्री, ग्राफिक्स, विषय सूची और मल्टीमीडिया सामग्री को जोड़ने की सुविधा प्रदान करता है। देखिए पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन क्या है, जब जो विद्यार्थी होते हैं तो अगर उसने किसी चीज़ को प्रेजेंट करना होता है, अगर किसी घटना पर या किसी कार्य क्षेत्र पर कोई कार्य कर रहे हैं, ठीक है, तो उन्हें अगर प्रेजेंट करना है क्लास में तो इसका प्रयोग किया जाता है कि कैसे मैंने इस पर कार्य किया है, क्या क्या इसकी भूमिका है, क्या क्या इसकी विशेषता है और क्या क्या है इसकी क्या है उपयोगिता है। तो इसके विषय में क्या है यहाँ पर चर्चा की जाती है, यानी कि प्रेजेंट करता है। ठीक है, 3D मॉडल, तो 3D मॉडल के अंतर्गत क्या बात कही गई है, 3D मॉडल को त्रिआयामी रूप में भी कहा जाता है। यह एक गणितीय प्रतिनिधित्व के विकास की प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत वास्तविक वस्तु उपस्थित या उपलब्ध नहीं होती है। यह मॉडल किसी वस्तु को वास्तविक रूप में 3 आयामों ऊंचाई, चौड़ाई, गहराई में प्रदर्शित करता है, जो किसी विषय वस्तु को समझने के लिए सरल और आसान
बना देता है। यह तकनीकी दीर्घ अवधि समय तक चलने वाली और अधिक खर्चीली होती है, यानी कि जो प्रक्रिया चलती है तो दीर्घ अवधि में है, पर ये क्या है, अधिक खर्चीली होती है। ये इसका क्या है, एक दोष है। देखिए 3D जो मॉडल होता है, जो चीज़ें वास्तविक में नहीं है और हम आगे वो चीज़ों को बनाना चाहते हैं, तो उसे क्या है, ऊंचाई, चौड़ाई या गहराई के रूप में क्या ये प्रदर्शित करता है। ये किस पर आधारित है, आपके गणितीय तर्क पर यह आधारित मॉडल है। ठीक है, हम बात करें श्रव्य दृश्य साधन के प्रकारों की, यानी कि इसमें क्या है, सुनकर और देखकर दोनों प्रकारों से क्या है, अगर शिक्षण कार्य किया जाए, बच्चे सीख रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा, हमारा श्रव्य दृश्य साधन के प्रकार कहलाएंगे। ठीक है, तो टेलीविजन, देखिए टेलीविजन क्या है, तो टेलीविजन में देखिए आवाज भी आती है, ध्वनि भी होती है, और प्लस उसमें क्या है, चलचित्र भी चलते हैं। ठीक है, तो टेलीविजन का 20वीं शताब्दी के सर्वाधिक लोकप्रिय व उपयोगी साधनों में महत्वपूर्ण स्थान है। इसके द्वारा कम समय में जटिल पाठ्य सामग्री को देश के सभी हिस्सों में पहुंचाया जाता है। देखिए टेलीविजन पे क्या है, ऐसे कई चैनल चलाए जा रहे हैं फ्री में, जिससे क्या है, बच्चों को, जो विद्यार्थी हैं या फिर कहना जो शोधार्थी हैं, तो उनकी उपयोगी सामग्री पहुंचाई जा रही है। ठीक है, इससे क्या है, वो जो बच्चे हैं लाभान्वित हो सकें। यह विश्व के शैक्षणिक गतिविधियों और अन्य अभिनव प्रयोगों से आम जनता को साक्षात्कार कराता है। अब देखिए एक तरफ तो इसका शैक्षिक रूप से महत्व, दूसरा क्या है, मनोरंजन के रूप से भी क्या है, टेलीविजन का महत्व है। चाहे वो आपका मनोरंजन क्षेत्र हो, समाचार वाला क्षेत्र हो, खेलकूद क्षेत्र हो, या आपका शैक्षणिक क्षेत्र हो, राजनीतिक क्षेत्र हो, वैज्ञानिक क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में क्या है, टेलीविजन अपनी क्या है, अहम भूमिका निभाए हुए है। ठीक है, अब देखिए कंप्यूटर, तो आज का समय तो है ही कंप्यूटर का, तो कंप्यूटर का भी वर्चस्व हर क्षेत्र में देखने को मिलता है, आपके व्यापार में, आपकी चिकित्सा में, आपके विज्ञान में, आपकी शिक्षा में, आपके परिवार में, समाज में, तो हर क्षेत्र में क्या है, कंप्यूटर भी अपना क्या है, वर्चस्व बनाए रखे हुए है। तो कंप्यूटर को विद्युत का मस्तिष्क भी कहा जाता है। इसके माध्यम से शिक्षण सहित मनोरंजन व अन्य पहलुओं को नवीन रूप दिया जाता है। ठीक, तो जो कंप्यूटर है, इसका प्रयोग किसके क्षेत्र में किया जाता है, प्रत्येक क्षेत्र में किया जाता है। अगर हम इसका सकारात्मक रूप में प्रयोग करेंगे तो ये वरदान है। अगर हम गलत चीजें देखेंगे और गलत चीजों में इसका प्रयोग करेंगे तो ये अभिशाप है। ठीक है, तो दोनों चीजें इसमें कही गई हैं। डिस्प्ले बोर्ड, तो देखिए इसमें क्या कहा गया है कि ये श्रव्य दृश्यक सामग्री का एक प्रमुख अंग है। इसमें श्यामपट्ट सहित सफेद बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पेज बोर्ड इत्यादि को शामिल किया जाता है। डिस्प्ले बोर्ड जो होता है उसके ये क्या है, श्यामपट्ट सहित सफेद बोर्ड, चुंबकीय बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड, पेज बोर्ड, ये क्या है, इसके उदाहरण है। ठीक है, मल्टीमीडिया, जैसे कि आपको पता ही है कि इंटरनेट का वर्चस्व आज के समय में बहुत है, तो मल्टीमीडिया एक साथ कई साधनों का संयोजन करती है। ठीक है, इसमें मीडिया, ऑडियो, वीडियो, फिल्म इत्यादि सभी साधन इसमें क्या है, सम्मिलित किए जाते हैं। तो देखिए आप अगर किसी चीज का सही उपयोग करोगे तो वो आपको अच्छा रिजल्ट देगी। अगर आप इन सब चीज़ों का प्रयोग अपनी पढ़ाई में कर रहे हो, अब इसका मतलब यही नहीं कि आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है, थोड़ा क्या है, मनोरंजन भी होना चाहिए, पर क्या है, एक लिमिट तक। चीजें बनाई गई हैं वो मनुष्य की क्या है, आवश्यकता को ध्यान में रखे बनाई गई कि उसका क्या है, अच्छा प्रभाव पड़े और अच्छा रिजल्ट निकल के आए। इससे क्या है, देश भी आगे बढ़े और व्यक्ति का भी विकास हो। जब व्यक्ति का ही विकास होगा तो समाज का भी विकास होगा, जाहिर सी बात है कि देश भी बढ़ेगा। तो बस हमें क्या करना है, इन सब का क्या है, अच्छा उपयोग करना है। ठीक है, सकारात्मक रूप में इन सब चीज़ों का प्रयोग करना है। आपका चाहे कंप्यूटर हो, इंटरनेट हो, टेलीविज़न हो, मोबाइल फ़ोन हो, सुविधाएं तो बनाई गई हैं, पर अगर उन्हें गलत चीज़ में ले जाओगे तो वो आपको क्या है, नष्ट भी कर सकती हैं, आपको विनाश का भी कारण बन सकती हैं, है ना। तो क्या है, मैंने सकारात्मक रूप में ही हमें इन चीज़ों का प्रयोग करना है। विजुअल पेन टेब, अब इसमें क्या कहा गया है, ये एक डिजिटल ग्राफिक्स टैबलेट है जिसे डिजिटल ग्राफिक्स पैड या पेन टैबलेट के रूप में जाना जाता है। यह कंप्यूटर इनपुट डिवाइस है, ये क्या है, कंप्यूटर का ही भाग है और क्या ये इनपुट डिवाइस है। तो यहाँ पर किसके बारे में चर्चा की हमने, श्रव्य दृश्य साधन के बारे में यहाँ पर क्या है, चर्चा की। अब देखिए यहीं पर क्या है, दृश्य और श्रव्य सामग्री से संबंधित एक सिद्धांत हमें देखने को मिलता है। बहुत ही प्रसिद्ध विद्वान है ये, कौन है, एडगर डेल। तो देखिए इनके अनुसार इन्होंने क्या परिभाषा दी, दृश्य श्रव्य सामग्री को इन्होंने क्या है, अपने सिद्धांत को एक चलचित्र के माध्यम से कह लें,
उसके माध्यम से इन्होंने क्या सिखाने का प्रयास किया है। तो पहले इनके बारे में चर्चा कर लेते हैं संक्षेप में कि एडगर डेल अमेरिका के निवासी थे। इन्होंने वर्ष 1960 में सीखने के लिए विभिन्न मूर्त एवं अमूर्त सामग्री को आधार मानते हुए एक शंकु मॉडल प्रस्तुत किया। अब देखिए एडगर डेल का शंकु मॉडल, दृश्य श्रव्य सामग्री तो है ही इनका, इसका मॉडल तो है ही, पर इसका एक अन्य नाम क्या है, शंकु मॉडल। अगर शंकु मॉडल के प्रतिपादक पूछे जाएं यानी कि जन्मदाता पूछे जाएं तो कौन है, एडगर डेल है, याद रखेंगे, ठीक है। इस शंकु मॉडल में प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष अनुभव को शाब्दिक प्रतीक तथा क्रमशः नीचे से ऊपर की तरफ शंकु को दर्शाया गया है, जबकि मूर्त प्रकृति के संदर्भ में इसके विपरीत है। अब देखिए इसमें बात क्या कही है, जो इन्होंने ये अपना मॉडल प्रस्तुत किया तो एक तरफ तो इन्होंने क्या है अमूर्त चीजों को दर्शाया है, इन्होंने क्या है नीचे से ऊपर ये अमूर्त चल रही है, ठीक है, प्रकृति है। दूसरा क्या है, इन्होंने मूर्त प्रकृति को भी दर्शाया कि मूर्त में हम कैसे इन दृश्य श्रव्य सामग्रियों को प्रयोग करते हो, कैसे ये मनुष्य पर अपना प्रभाव छोड़ती हैं, तो उसके बारे में चर्चा की। अब देखिए हम सबसे पहले देख लेते हैं इनके मॉडल को समझने के लिए कि दृश्य श्रव्य सामग्री की अमूर्त प्रकृति यानी कि अमूर्त रूप में ये कैसे अपना प्रभाव क्या है दिखाती हैं। तो देखिए इनका क्या है, नीचे से ऊपर जा रहा है अमूर्त, ठीक है। तो पहले में इन्होंने जो पहला इनका चरण है या स्तर कह ले कि प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष या परोक्ष अनुभव। देखिए इन्होंने क्या कहा है कि जो दृश्य श्रव्य सामग्री है उसका जो पहला है, एक तो ये आपको प्रत्यक्ष रूप से देखने को मिलता है प्रभाव, दूसरा क्या है अप्रत्यक्ष रूप से। दूसरा बिंदु बताया कि अन्य व्यक्तियों के अनुभव, ठीक है, तो अन्य व्यक्तियों से क्या है शिक्षण प्रक्रिया प्रभावित होती है। नाटक की भाव भंगिमा, जब हम कोई सीरियल देखते हैं है ना, तो उसमें देखिए सही गलत दोनों पहलुओं को दिखाया जाता है। तो नाटक की जो भाव भंगिमा होती है उससे क्या बच्चों को प्रभाव पड़ रहा है, उससे क्या व्यक्ति सीख रहा है, तो वो चीज यहाँ पे कही। अगला चरण देखें तो प्रदर्शन के भाव क्या रहे हैं उसके बारे में। पर्यटन यात्रा, जब इंसान यात्रा करता है तो उसे क्या सीखता है, ठीक, प्रदर्शन सामग्री कैसे प्रभावित करती है। गतिशील तस्वीर एवं दूरदर्शन ये कैसे मनुष्य को प्रभावित करते हैं, और रेडियो रिकॉर्डिंग, ठीक है। और इसके बाद क्या है दृश्य प्रतीक। ये देखिए अप्रत्यक्ष चीजें हैं, ये अप्रत्यक्ष जो प्रकृति है उसके बारे में दिखाया है, अमूर्त प्रकृति को उन्होंने दर्शाया है जो दिख नहीं रही है, सिर्फ महसूस हो रही है। वहीं अगर हम देखें मूर्त प्रकृति, तो मूर्त प्रकृति को कैसे दर्शाया है ना, शाब्दिक प्रतीक के रूप में दिखाया है। पहले उन्होंने कौन सा चरण माना, अब इसका उल्टा कर दीजिए, दृश्य प्रतीक, उसके बाद रेडियो रिकॉर्डिंग, गतिशील तस्वीर एवं दूरदर्शन, प्रदर्शन एवं सामग्री, पर्यटन यात्राएं, प्रदर्शन का भाव, नाटक की भाव भंगिमा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव, प्रत्यक्ष एवं परोक्ष अनुभव। तो जो एडगर डेल का जो दृश्य श्रव्य मॉडल है दो रूप से प्रस्तुत किया है इन्होंने, एक तो अमूर्त प्रकृति के रूप में यानी कि अप्रत्यक्ष, दूसरा क्या है मूर्त यानी कि प्रत्यक्ष। तो जो अमूर्त है वो नीचे से आपका ऊपर जा रहा है, और जो मूर्त है जो प्रत्यक्ष है वो ऊपर से नीचे आ रहा है। बस ये चीज हमें याद रखनी है। और उनके क्या क्या इन्होंने चरण बताए हैं कि प्रत्यक्ष व परोक्ष का अनुभव, अन्य व्यक्तियों के अनुभव, नाटक की भाव भंगिमा, प्रदर्शन का भाव, पर्यटन यात्राएं, प्रदर्शन सामग्री, गतिशील तस्वीर एवं दूरदर्शन, रेडियो रिकॉर्डिंग, दृश्य प्रतीक, ठीक है, ये इनका अमूर्त प्रकृति को दर्शा रहा है। अब इसका हम उल्टा ही कर दें तो क्या है, ये हमारे प्रत्यक्ष चीज को दिखाए हैं, जैसे दृश्य प्रतीक, रेडियो रिकॉर्डिंग, गतिशील तस्वीर एवं दूरदर्शन, प्रदर्शन सामग्री, पर्यटन यात्राएं, प्रदर्शन का भाव, नाटक की भाव भंगिमा, अन्य व्यक्तियों के अनुभव, और प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष अनुभव या परोक्ष अनुभव, ठीक। तो एडगर डेल ने क्या है अमूर्त और मूर्त दोनों प्रकृति को अपने शंकु मॉडल में प्रस्तुत किया है।